मित्रों, भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप लोग परिसंचरण तंत्र की तीसरी क्लास में आप लोग हैं। आप लोगों को हृदय के बारे में बताया गया, हृदय की कार्यविधि बताई गई, आपको ईसीजी के बारे में बताया गया और हृदय के द्वारा जो परिसंचरण होता है उसके बारे में, परिसंचरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें भाग लेती हैं इसके बारे में आपको बताया गया था। आज हम लोग मित्रों हृदय कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज मेन जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ हार्ट। टाइप्स ऑफ हार्ट, जिसमें एक आप लोग को दिखेगा न्यूरोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट। ये मित्रों किस में पाया जाता है? अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इस केचुआ तथा कॉकरोच, केचुआ तथा कॉकरोच में इस प्रकार का हृदय पाया जाता है। इस प्रकार के हृदय में, इस प्रकार के हृदय में धड़कन का आगमन, धड़कन का आगमन नर्व गैंग्लियन द्वारा होता है। नर्व गैंग्लियन के माध्यम से होता है। अर्थात तंत्रिका संवेदना द्वारा, तंत्रिका संवेदना द्वारा हृदय की धड़कन का आगमन होता है। और ऐसे हृदय को हम लोग न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं, जो कि केचुआ और कॉकरोच में देखने को मिलता है। दूसरे प्रकार का जो हृदय है वो है आपका मित्रों मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट, ये हमारा दूसरा टाइप है। तो मित्रों इस हृदय में या इस प्रकार के हार्ट में धड़कन का उद्गम, धड़कन का उद्गम एसए नोड में होता है। एसए नोड में होता है। एसए नोड में होता है। अगर इस पूछा जाए कहां पर, तो एग्जाम्पल हो सकता है इसका कशेरुकी, कशेरुकी जंतु में इस प्रकार का मामला देखा जाता है। तो कशेरुकी जंतु की तंत्रिका तंतुओं को यदि काट दिया जाए तो भी हृदय धड़कता रहता है। तो भी हृदय धड़कता रहता है। ठीक है मित्रों। तो मित्रों मायोजेनिक हृदय के अंतर्गत स्तनियों में
संकुचनशील गांठें पाई जाती हैं, संकुचनशील गांठ पाई जाती है। अब एक प्रश्न होगा कि कौन कौन सी, तो एक है आपका एसए नोड और एक होता है आपका एबी नोड, एबी नोड, एसए नोड और एबी नोड, याद रखिएगा। दो प्रकार की गांठें, एसए नोड और एबी नोड। तो इसका मित्रों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे हमें इस टॉपिक पर और आगे बढ़ने में मदद मिले। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो अब मित्रों एसए नोड क्या है, एसए नोड क्या है? तो मित्रों इसे हम लोग बोलते हैं सिनो आर्ट्रियल नोड। ऐसे नोड के द्वारा ही धड़कन की या इम्पल्स की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक, इस इम्पल्स का नियंत्रण के लिए, इम्पल्स पर नियंत्रण के लिए या हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए विटामिन के आवश्यक होता है, विटामिन के आवश्यक होता है, आवश्यक है। ठीक है, यदि हृदय की धड़कन में कोई दिक्कत हो रही हो, कोई दिक्कत हो रही हो, तो मित्रों दाएं आलिंद में पेसमेकर लगाया जाता है मित्रों, पेसमेकर लगाया जाता है जो हृदय की धड़कन को बनाए रखता है। ठीक है मित्रों, तो ये दो पॉइंट्स आपको कायदे के बताए ही गए। फिर उसके बाद में मित्रों सामान्य मनुष्य में जो धड़कन होती है ये 70 से 75 बार प्रति मिनट धड़कन होती है। इसी तरीके से अगर बच्चों में बात की जाए धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है, तो लगभग 120 बार प्रति मिनट। ये कुछ इसके स्पेशल पॉइंट्स है जो आपको बताए गए हैं। अब इंपल्स का यदि पथ की बात करें तो मित्रों ये एसए नोड से एवी नोड की तरफ होती है, एवी नोड की तरफ होती है। अब यहीं पर हम लोग एवी नोड भी समझ लेते हैं कि भाई एवी नोड क्या है। तो मित्रों एवी नोड को हम लोग आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड कहते हैं। ठीक है, इसे एवी गुच्छ भी कहा जाता है या इसे बंडल ऑफ हिस कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं। ठीक, इसी एवी नोड को आप लोग पुरकिंजे तंतु के नाम से भी जानते। क्लियर है मित्रों? तो उम्मीद है आप लोगों को ये ऐसे नोट्स भी समझ में आएगा। ठीक है,
तो आप लोग इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे अपने टॉपिक को जारी रखते हैं और जानते हैं स्टेथोस्कोप के बारे में। अगला जो हम लोग है स्टेथोस्कोप। आपने मित्रों अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर इसे यूज करते हैं। डॉक्टर इसे यूज करते हैं। डॉक्टर इसे यूज करते हैं। तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो इसकी मदद से वे हृदय के वॉइस या आवाज को सुनते हैं और हृदय से संबंधित प्रॉब्लम्स का पता लगाते हैं। वॉइस सुनते हैं। ठीक। ये जो आपका हार्ट है, इसमें वॉल्व होते हैं। कल आपको मैंने बाइक का स्पिड वॉल्व, ट्राइब का स्पिड वॉल्व और अर्धचंद्राकार वॉल्व के बारे में मित्रों बताया था। तो वॉल्व के द्वारा ही जब प्रोसेस होता है तो वॉइस उत्पन्न होती है। वॉइस उत्पन्न होती है। वॉइस उत्पन्न होती है। अब इसके 4 पार्ट में आप इसको देखिए। ये वॉइस आपको 4 पार्ट में दिखाई पड़ेगी। एक है आपका S1, दूसरा है आपका S2, तीसरा है आपका S3 और चौथा है आपका S4। ठीक। S1 क्या है मित्रों? इसमें एक लब जैसी आवाज आती है। लब 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 की आवाज आती है। यह एक लंबी आवाज होती है। लंबी आवाज होती है। ठीक है। कैसे उत्पन्न होती है ये आवाज? तो ये निलय के सिकुड़ने से उत्पन्न होती है। निलय के सिकुड़ने से उत्पन्न होती है। तथा आलिंद निलय वॉल्व, आलिंद निलय वॉल्व के बंद होने के कारण ये आवाज उत्पन्न होती है। दूसरा आपका आया S2। दूसरा मित्रों आपका क्या आया है? S2। तो इसमें जो आवाज आती है मित्रों वो आती है डप डप की। डप डप। यह आवाज मित्रों कैसी है? ये छोटी तथा तीखी आवाज है। छोटी तथा तीखी आवाज है। कैसे उत्पन्न होती है मित्रों? तो निलय के सिकुड़ने के पश्चात अर्धचंद्राकार वॉल्व बंद होने के कारण अगर आपको ये वॉल्व ना समझ में आए तो आप पहले की एक क्लास आप देख सकते हैं। S3 तो यहां पर
निलय में भरने ब्लड जो आता है, और S4 जो है ये आलिंद के सिकुड़ने से संबंधित है और इसके दौरान जो आवाज आती है। किंतु मित्रों ये दोनों S1 और S4 जो है ये बहुत धीमी आवाज होती है, बहुत धीमी आवाज होती है, और आवाज धीमी है इस कारण यह सामान्यतः सुनाई नहीं पड़ती मित्रों, सामान्यतः सुनाई नहीं पड़ती, सामान्यतः सुनाई नहीं पड़ती। तो एक ये भी आपको मैंने मित्रों बताया जिसमें आपको स्टेथोस्कोप के बारे में आपको पता चल गया है, और आपको वॉइस इसके माध्यम से जो 4 डॉक्टर लोग सुनते हैं S1, S2, S3, S4, जिसके तहत S1 के अंतर्गत लब, S2 के तहत डप की ही मुख्यतः आवाज आती है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको अपने पढ़ाई से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बीपी के बारे में देखते हैं, ब्लड प्रेशर, बीपी। तो मित्रों निलयों के सिकुड़ने कहिए या संकुचन बोलिए, संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न रक्तदाब जो रुधिर वाहिकाओं की दीवारों पर आरोपित किया जाता है, कि दीवारों पर आरोपित किया जाता है, उसी को मित्रों क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। सामान्यतः यह होना जो चाहिए वो 120/80 mmHg होता है, mmHg होता है। मित्रों आपका 120 क्या है, ये प्रकुंचन दाब है। 80 क्या है, ये अनुशीतलन दाब है, अनुशीतलन दाब है। और प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब में सामान्यतः जो अंतर होता है, सामान्यतः जो अंतर होता है वो आपका 40 mmHg का होता है। ठीक, अब देखिए मित्रों इसी से संबंधित है नाड़ी दाब। और नाड़ी दाब को मित्रों सामान्यतः कलाई की धमनी से मापा जाता है, सामान्यतः कलाई की धमनी से मापा जाता है, नाड़ी की गति हृदय की गति के समान होती है, गति के सामान्य होती है। और ये कितना रहता है, तो 70 से 90 प्रति मिनट नाड़ी दाब होता है। ठीक है मित्रों, उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक
एक एक करके चीजें समझ में आ रही होंगी कि ब्लड प्रेशर क्या है। अब अगला जो टॉपिक है मित्रों वो है स्ट्रोक वॉल्यूम, या इसे हम लोग मित्रों बोलते हैं और कार्डियक आउटपुट। ठीक, तो मित्रों इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जानिए, निलय द्वारा प्रति मिनट अल्ट्रा में भेजे गए रक्त के आयतन को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं मित्रों। ठीक है, और इसका जो आयतन होता है मित्रों, वो आपका 70 ml होता है मित्रों। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज याद भी रखनी चाहिए कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है या कार्डियक आउटपुट क्या है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम। तो मित्रों सेल के चारों तरफ एक द्रव पाया जाता है जिसे हम लोग ऊतक द्रव कहते हैं। ठीक है, इस ऊतक द्रव में पोषक पदार्थ तथा गैस विसरित होते हैं। जिन्हें ब्लड कैपिलरीज या ब्लड कैपिलरीज कहिए या क्या बोलिए, ब्लड या रक्त वाहिकाओं द्वारा एकत्र किया जाता है, और इसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ या लसिका। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लसिका। तो लसिका एक्चुअली में है क्या मित्रों, इसे याद रखिएगा। यदि ब्लड में से आरबीसी को हटा दिया जाए तो बचा भाग जो है ये आपका लिम्फ होता है, और यह लिम्फ जो है जिन वाहिकाओं द्वारा गति करता है उसे हम लोग लिम्फ या लसिका कोशिका या लिम्फ सेल कहते हैं। इसी के बाद में मित्रों आगे एक टॉपिक का और है जिसे हम लोग लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन या लसिका अंग। तो मित्रों ये किससे संबंधित है? तो ये
लिम्फ से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? लिम्फ से। इसके माध्यम से WBC का, व्हाइट ब्लड कॉर्पस का निर्माण होता है मित्रों, निर्माण होता है। अब इसके अंतर्गत देख लीजिए आता क्या है। एक आपका लिम्फ फॉलिकल्स, दूसरा जो है आपका अंग वो है टॉन्सिल्स, तीसरा है आपका थाइमस ग्लैंड, लिम्फ फॉलिकल्स का मामला जो है इंटेस्टाइन के श्लेष्म स्तर से जुड़ा होता है। वहीं पर टॉन्सिल्स का मामला जो है ये फेरेंक्स के श्लेष्म स्तर से जुड़ा होता है, थाइमस ग्लैंड तो ये दोनों लंग्स के बीच में प्लीहा या क्या कहिए, इसे ही को हम बोलते हैं स्प्लीन के बीच तथा डायफ्राम से संबंधित है। ठीक है, के बीच पाया जाता है। तो ये आपको कुछ लिम्फाइड ऑर्गन्स आपको मित्रों बता दिए गए। अब हम इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, उसके बारे में सरसरी निगाहों से एक बार अपनी चीज़ों को देख लेते हैं, जिससे हम किसी भी प्रकार की परेशानियों से बच पाए। तो मित्रों सबसे पहले आपको बताया गया हृदय कितने प्रकार का है। तो मित्रों दो प्रकार का है, एक न्यूरोजेनिक है और एक आपका मायोजेनिक है। तो न्यूरोजेनिक हार्ट में जो धड़कन का आगमन है ये नर्व गैंग्लियन या तंत्रिका संवेदना से होता है, और इस प्रकार का हृदय केचुआ और कॉकरोच में पाया जाता है, केचुआ और कॉकरोच में। जबकि मायोजेनिक हार्ट तो इसमें इस तरह के हृदय में धड़कन का जो उद्गम है वो ऐसे नोड से होता है। एग्जाम्पल इसका कशेरुकी जंतु है, और कशेरुकी जंतु में और क्या बताया गया कि यदि कशेरुकी जंतु की तंत्रिका तंतुओं को काट भी दिया जाए तो हृदय धड़कता रहता है। ठीक मित्रों, स्तनियों में संकुचनशील गांठें पाई जाती हैं मायोजेनिक हार्ट के अंतर्गत, जिसमें दो प्रकार की गांठें होती हैं, एक एसए नोड होता है और एक एवी नोड होता है मित्रों। फिर इसके बाद मित्रों ऐसे नोड के बारे में बताया गया कि इसका फुल फॉर्म क्या है, सिनो आर्टेरियल नोड। इसी के कारण धड़कन की मित्रों क्या होती है, उत्पत्ति। इस धड़कन को नियंत्रण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन के की। यदि धड़कन में कोई दिक्कत हो रही है तो दाएं आलिंद में ही क्या लगाया जाता है मित्रों, पेसमेकर। सामान्य मनुष्य में धड़कन कितनी रहती है, 70 से 75 बार प्रति मिनट। बच्चों में ये कितनी होती है, 120। इंपल्स का पथ क्या होता है, एसए नोड से एवी नोड की तरफ। तो एवी नोड क्या है, आर्ट्रियोवेंट्रिकल नोड, इसे एवी गुच्छ भी बोलते हैं, और इसे हम लोग बंडल ऑफ हिस या पुरकुंजे तंतु भी कहते हैं। फिर इसके बाद मित्रों आपका एक आया स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा डॉक्टर लोग इसका यूज करते हैं। तो यूज किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो ये लोग करते क्या है, ये हार्ट की वॉइस सुनते हैं। ठीक है, तो हार्ट का वॉइस का मामला वॉल्व से जुड़ा हुआ है। वॉल्व का में कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसा ब्लड इधर से उधर जाता है, जिसमें वॉल्व का कार्य होता है ब्लड को रोकने का, वापस लौटने से रोकने का। उसी दौरान कुछ वॉइस उत्पन्न होती है जो कि 4 प्रकार की। एक है S1 जिसमें लब प्रकार की आवाज आती है। यह कैसी आवाज है, तो लंबी आवाज होती है।
निलय के सिकुड़ने से उत्पन्न होती है और आलिंद निलय वाल्व के बंद होने के कारण ये उत्पन्न होती है। S2 के माध्यम से डब की आवाज आती है, ये छोटी और तीखी आवाज है। निलय के सिकुड़ने के पश्चात अर्धचंद्राकार वाल्व के बंद होने के कारण ये उत्पन्न होती है। S3 की जो आवाज है, जब निलय में रक्त भर रहा होता है, ठीक है, तब ये उत्पन्न होती है। S4 जो है ये आलिंद के सिकुड़ने से उत्पन्न होती है। S3 और S4 ये बहुत ही धीमी आवाज है और समानता ये सुनाई मित्रों नहीं देती है। आगे बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। तो निलयों के सिकुड़ने या संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न रक्तदाब जो रुधिर वाहिकाओं की दीवारों पर आरोपित किया जाता है, उसे ही हम लोग मित्रों क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। रहता कितना है, ये 120/80 mmHg, जिसमें से 120 क्या है, प्रकुंचन दाब है, अनुशीतलन दाब क्या है आपका 80 है। इन दोनों का अंतर कितना है, 40 mmHg। ठीक है, इसी के साथ में एक टॉपिक मैंने आपका और बता दिया, नाड़ी दाब क्या होता है। तो नाड़ी दाब जो है सामान्यतः कलाई की धमनी के द्वारा मापा जाता है। इसकी गति हार्ट की गति के समान होती है और ये रहती कितनी है, 70 से 90। कितनी रहती है मित्रों, 70 से 90। ठीक है, आगे स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डियक आउटपुट क्या है। तो बोला गया कि निलय के द्वारा प्रति मिनट ऑर्टरा में भेजे गए रक्त के आयतन को ही हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डियक आउटपुट कहते हैं और इसका आयतन लगभग कितना होता है मित्रों, 70 ml होता है। फिर देखिए लिम्फेटिक सिस्टम। तो बोला गया सेल के चारों तरफ एक द्रव भरा रहता है जिसे मित्रों ऊतक द्रव्य कहते हैं। इस ऊतक द्रव्य में पोषक पदार्थ तथा गैस विसरित होते हैं जो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा एकत्र किए जाते हैं और इसी में आपका लिम्फ पाया जाता है। अगर ब्लड में से आरबीसी को हटा दिया जाए तो हमें लिम्फ की या लसिका की प्राप्ति होती है और लसिका जिन वाहिकाओं द्वारा गति करता है इसे हम लोग लिम्फ सेल के नाम से जानते हैं। आगे देखिए बताएगा लिम्फाइड ऑर्गन क्या है। तो लिम्फ से संबंधित है ये और डब्ल्यूबीसी का इसके अंतर्गत निर्माण आता है। इसके अंतर्गत प्रमुख 3 भाग शामिल होते हैं, लिम्फ फॉलिकल्स, टॉन्सिल्स और थाइमस ग्लैंड। लिम्फ फॉलिकल्स कहां पर, तो इंटेस्टाइन के स्लेम्स स्तर से ये जुड़ा रहता है। टॉन्सिल कहां पर, फायरिंग्स के स्लेम्स स्तर से, श्लेष्म स्तर से। और थाइमस ग्लैंड तो ये दोनों लंग्स के बीच में, प्लीहा और स्प्लेन की तथा डायफ्राम के बीच में, ठीक है, इसकी उपस्थिति मित्रों रहती है। तो मित्रों आज आप लोगों ने ये सब आप लोगों ने जान लिया है। कल हम लोग जो है वो ऊतक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे होंगे। चल परिसंचरण ही तंत्र रहा है, अब उसके विभिन्न चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे जिससे कई टॉपिक्स हम लोग के इसके साथ में कवर हो जाएं। तो मित्रों अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, कल हम आपको इसी क्लास में आगे की तरफ बढ़ाएंगे।